नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। 10 का दम में आज हम बात कर रहे हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन का दौर इस वक्त चल रहा है और अब बहुत जल्द ही किसी नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान पर बीजेपी किसी भी वक्त घोषणा कर सकती है, ऐलान कर सकती है कि बीजेपी का प्रदेश का नया कप्तान कौन होगा। हालांकि मंथन पिछले कई महीनों से इसको लेकर चल रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। लेकिन तरह तरह की अटकलें इसको लेकर जरूर लगाई जा रही हैं और इस बीच दर्जन भर नाम जो हैं वो इस रेस में चल रहे हैं, जिसमें एक डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार भी ये फैसला लेकर लोगों को चौंका सकती है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से दर्जन भर से ज्यादा नामों की बात सामने आ चुकी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों के अलावा कई सांसद और अन्य दिग्गज भी शामिल हैं और इस फेहरिस्त में नया नाम एक डिप्टी सीएम का है और माना जा रहा है कि यह तलाश बीजेपी की तरफ से पूरी हो गई और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है इस नए कप्तान का। और सीधा मकसद बीजेपी का 2024 को साधना। हालांकि ये दलित चेहरा होगा, ओबीसी चेहरा होगा या फिर सवर्ण चेहरा होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बहुत जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अभी कल ही आपको बताया कि स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने दिल्ली भेजा है और अब नए नाम का ऐलान बहुत जल्द ही संभव है। जानकार ये भी मानते हैं कि बाकी फैसलों की तरह पार्टी नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यूपी में योगी सरकार रिपीट होने के बाद से ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचलें तेज थी और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह बतौर जल शक्ति मंत्री थे। अब ऐसे में 2-2 पदों पर जिम्मेदारी संभालना उनके लिए मुश्किल भी बनता जा रहा था, तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद। इस पर चर्चा हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ नवेद जी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शबनम जी आपसे ही कर लेते हैं। शबनम जी, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए स्वाति जी, आपने सही कहा कि हमारी पार्टी में एक परंपरा है एक व्यक्ति एक पद की। तो जब से मंत्रिमंडल बना उसके बाद उपचुनाव रहा, राष्ट्रपति चुनाव रहा, तमाम ऐसे चीज़ें रहीं जिसकी वजह से त्वरित भाव से अध्यक्ष के पद से माननीय स्वतंत्र देव जी को हटाना मुमकिन नहीं था। हमारे पार्टी में इतना तो निश्चित है कि अगर कोई अध्यक्ष है पद पर तो किसी कार्यकर्ता किसी नेता को ही बनाया जाएगा अध्यक्ष, और वो चाहे मंत्रिमंडल में हो या मंत्रिमंडल के बाहर हो, इसकी चिंता नहीं की जाती है और कोई भी वंशवाद की राजनीति नहीं चलती है। तो स्वच्छ रूप से बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के जल्द ही अध्यक्ष आएंगे। तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं होता जो नाम चल रहे हैं उन्हीं में से शीर्षस्थ नेता चुनकर कोई लाता है। जो भी नाम है उनकी कार्य क्षमता को देखकर, संगठन के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर और उनकी कार्यशैली को देखने के बाद ही उन्हें नामित किया जाता है। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, क्योंकि माननीय स्वतंत्र देव जी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा कल दिया है। तो यानी कि चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी जब फैसले लेती है शबनम जी, ऐसा ही फैसला लेती है कि लोग चौंक जाते हैं, आश्चर्य में रह जाते हैं और कह सकते हैं कि बाउंस हो जाता है। जो लोग सोचते हैं बीजेपी बहुत कुछ अलग कर जाती है उससे। निश्चित तौर पे देखिए सभी पहलुओं को देखा जाता है प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा समझा जाता है कि सरकार से बढ़कर संगठन होता है। संगठन को बहुत तवज्जो दिया जाता है और तवज्जो भी देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार भी बनती है तो संगठन के बलबूते बनती है और किसी भी पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर ही
जनता की भी सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। और हम जो संगठन का विस्तार करते हैं, आपको पता है लेकिन कि शबनम जी, देश की सवाल यहाँ सबसे पर बड़ी ये पार्टी है सबसे कि ज्यादा मार्च में नतीजे आ गए थे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद ये माना जा रहा था कि नए व्यक्ति को कमान सौंप दी जाएंगी। 3 महीने का वक्त लग गया मंथन करने में, और खबरें ये भी आ रही है कि काफी सिर फटव्वल इसको लेकर चल रही है, काफी संघर्ष चल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, नाम नहीं सामने आ रहा है, और सीधे सीधे लोग अमित शाह के पास पहुंच जा रहे हैं अपनी कंप्लेंट्स को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर। मतलब संगठन के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठा ही नहीं पाए अभी तक। देखिए, ये कहना गलत होगा कि 3 महीने लग गए। 3 महीने से प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी थे, और वो बहुत कुशलता के साथ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। अब कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा कि कौन अध्यक्ष बने, क्योंकि उपचुनाव थे, तमाम ऐसी चीजें थी, इसलिए पुराने अध्यक्ष लगातार काम कर रहे थे। नए अध्यक्ष के बारे में चिंता नहीं की जा रही थी। अब उसकी चिंता होगी, क्योंकि इस्तीफा दिया है तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी में निष्पक्षता के साथ जिस कार्यशैली के आधार पर और उनकी योग्यता के आधार पर अध्यक्ष चुना जाता है, और वो अध्यक्ष चुना जाता है जो सर्वमान्य हो। और कहीं भी सरफटव्वल की स्थिति हमारी पार्टी में नहीं आती है, क्योंकि एक अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। जो भी तय होता है सभी वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से उसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो भी तय किया जाता है वो किसी परिवारवाद की राजनीति को लेकर नहीं किया जाता, या किसी परिक्रमा करने वाले नेता को देखकर नहीं लिया जाता। शुद्ध रूप से उनकी कार्यशैली, उनकी क्षमता, संगठन में कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो लगाव है, इन सारी पहलुओं को देखकर लिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कल इस्तीफा दिया है और जल्द से जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, यानी कि 2 से 3 दिनों में ऐलान संभव है। ठीक है शबनम जी, आपके पास लौटेंगे। नवेद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। नवेद जी, आप कैसे इसका आंकलन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 महीने हो गए और ज़्यादा वक्त हो गया है, अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति को पद नहीं दिया जा सका है बीजेपी की तरफ से। हालांकि चेहरे बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किसको ये कमान सौंपी जा सकती है? जी देखिए शबनम जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि खाली नहीं रहा है पद 3 महीने। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उसकी एक नियमावली है भारतीय जनता पार्टी की कि एक से अधिक जिम्मेदारियां कोई नहीं उठाए, एक से अधिक जो है वो जिम्मेदारी से अलग रखा जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बिगड़ता होगा जब ज़्यादा काम होता है। तो स्वतंत्र देव जी ज़रूर ये दोहरी एक से अधिक जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन इस बीच में नई सरकार बनना और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और लगातार कुछ उपचुनाव और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि फैसला नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा चिंतन मनन और बहुत सोच के समझ के सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को देख के, जांच के, परख के, लोगों से बात करके, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व के बीच में सामंजस्य बना के ये सारी चीज़ें तय करती। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 3 महीने अधिक है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। और अब जो स्थिति है, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा भेज दिया है, उसको देख के लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर एक घोषणा हो जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार बात यह है कि जब इस तरह की स्थिति होती है, पॉलिटिकल जब स्थिति होती है, तो पत्रकारिता के फील्ड में इसके बारे में कहीं ना कहीं खबर निकाल ली जाती। आमतौर से इतिहास ये रहा है कि जब इस तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं सोर्सेस जो है वो खबर दे देते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तय है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, लगभग ये मान के चलिए कि तय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले इतने गुप्त रहते हैं और इतने सोर्सेस फेल हो जाते हैं, कयास फेल हो जाते हैं कि कोई भी नाम रखना बेमानी होती है। ये पिछले कई वर्षों से अगर देखिए इस सरकार में, तो सारे कयास फेल हो चुके हैं, सारे सोर्सेस फेल हो चुके हैं। तो ये कह पाना कि कौन अध्यक्ष होगा, लेकिन ये जरूर है कि ये स्थिति टेक्निकल ये स्थिति है कि आप मान के चलिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोई नया नाम आ जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि भाजपा ने चिंतन मनन और बड़ा लंबे समय के बाद जब ये प्रदेश अध्यक्ष तय किया होगा या तय करने की घोषणा वो करेंगे अभी, तो जाति का समीकरण जरूर होगा, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत जो है जातियों को एक करना है। उनकी कोशिश ये रहती है प्रदेश नेतृत्व से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व तक
कि हमारी हिंदुत्व जो है वो उसमें बिखराव ना हो, क्योंकि जब हिंदुओं में बिखराव होता है तो भाजपा की हार होती है और जब एकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी पे काम किया। जिस तरीके से अगड़ा और पिछड़ा और अलग अलग जातियां बिखरी रही, तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई और हाशिए पर रही, लेकिन इसी पर उन्होंने काम किया और वही उनकी ताकत बने। इस वक्त दलित और पिछड़ा, अगर ये उनसे नाराज हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भाजपा पिछड़ जाएगी। पिछड़ों को की नाराजगी जो है वो बड़ी घातक हो सकती है। इसलिए कहा यह जा रहा है और यह ऐसा होगा भी बिल्कुल कि दलित पिछड़ा वर्ग जो है इसको अपने साथ में साधने के लिए, उसको ज्यादा ज्यादा सम्मान और पद और जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा काम करती है और करती इससे पहले भी करती रही है। लेकिन एक फैक्टर और आता है कि ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मण समाज को भी साधना और उनको अपने विश्वास में लेना बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आज भी और कल भी ब्राह्मण समाज का यह कहना था कि जितनी बड़ा उसका योगदान रहता है, जितनी बड़ी उसकी भागीदारी होती है, उतना सम्मान उसको नहीं मिलता है, उतने पद नहीं मिलते हैं। इसलिए कुछ नाम ब्राह्मणों के भी आ रहे हैं और दलित और पिछड़े वर्ग में से कोई ना कोई लिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी नवेद जी, जब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जो सवर्ण होते हैं, खासतौर से ब्राह्मण चेहरा होता है, बीजेपी तब सामने लाती है। चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की आप बात कर लीजिए या फिर किसी और चेहरे की, या महेंद्रनाथ पांडे की ही आप बात कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए एक रिसर्च वर्क होता है भाजपा की। देखिए भाजपा की जो पैदाइश है, जो उनका आधार है वो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका मेन काम, और आज नहीं एक जमाने से काम उसका ये होता है कि समाज के बीच में रहना, समाज की बातों को समझना, अपने विचारों को उसके सामने रखना, जो कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा मजबूत रहता है। तो भाजपा के पास एक रिपोर्ट समाज की आती है, आम जनता की आती है कि आम जनता क्या चाहती है, उसकी क्या निराशा है, क्या आशा है, और उसमें से ये बात निकल के बार बार आती है। हर सर्वे रिपोर्ट में, हर जानकारी में, हर रिसर्च में आती है कि ब्राह्मण समाज को ये दशकों से लगने लगा। पता नहीं क्यों ये बात सच भी है और ये बात बार बार सामने भी आती है कि उस समाज को लगता है, तो बुद्धिजीवी वर्ग जिसमें का जो है ज्यादातर उसमें पढ़े लिखे और स्थापित लोग होते हैं, उनका कहना है कि हमें मुख्यमंत्री नहीं मिलता है। अगर मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलता है तो हमें उतना सम्मान नहीं मिलता है सरकारों में या पार्टियों में जितना हमें मिलना चाहिए। ये एक कहीं ना कहीं रिपोर्ट आती रहती है और भाजपा इस बात का ख्याल रखती है और इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रख के, मुझे लगता है कि जब भी कोई पद दिया जाता है, जब भी कोई विभाग दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मणों की नाराजगी उनको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से अंशु अवस्थी और समाजवादी पार्टी से चंचल कुमार जी भी जुड़ गए हैं प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अंशु अवस्थी जी आपके पास आएंगे। अंशु जी, बीजेपी तो लगातार चर्चा कर रही है, मंथन चल रही है और 2 से 3 दिनों में ऐलान भी संभव है, लेकिन कांग्रेस को कब? देखिए, ये जो इस्तीफा है स्वतंत्र देव सिंह का, ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है कि वो एक व्यक्ति एक पद की बात हो रही है। उनके कलीग जो मंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं विभाग में, और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ये इस्तीफा हुआ है। हम तो ये जानना चाहते हैं, हमें ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है, प्रदेश की जनता को आश्चर्य हो रहा है कि जिन मंत्री के साथी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप लगाए, क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद मंत्री पद पर बने हुए? ये भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति है। सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप का जो दबाव था उसी में इस्तीफा दिया। ये प्रदेश इस बात को जानता है, कोई इतना नादान और नासमझ नहीं। अगर एक व्यक्ति एक पद की बात थी तो सरकार बने तो 100 दिन से ज्यादा हो गए, इस्तीफा पहले क्यों नहीं हो गया, आज क्यों हुआ? इसीलिए। लेकिन लोग आश्चर्य में हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां पर भ्रष्टाचार उद्योग न चल रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जल सिंचाई विभाग हो। प्रत्येक विभाग में सिर्फ और सिर्फ लूट मार मची हुई है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा, और इस तरीके का जो संरक्षण था उनको बचाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा हो रहा है, मंत्री के पद पर जमे हुए। अरे साहब, विभाग में सरकार में तो भ्रष्टाचार किया था, हटाना तो वहां से था, हटा अपने संगठन से दिया, और अभी बहाना लिया जा रहा है कि ये एक व्यक्ति एक पद की बात है। कि प्रदेश के लोग देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये आपको मैं बता दूं कि सिंचाई विभाग में ही भाजपा सरकार ने वादा किया था कि जो नलकूप की सिंचाई है उसका हम बिल माफ करेंगे।
13 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में है। आज माफ करने की तो छोड़िए, जिनका 500 रुपए बिल आ रहा था उनका 1000 रुपए बिल आ रहा है। वो बेचारे किसान परेशान है। डीजल आज पहले से महंगा है। तो लोग ये देख रहे हैं कि प्रदेश के लोगों के लिए जितने भी वादे किए थे उन पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूटमार, अपराध, यही सारी चीजें बढ़ रही है और सरकार उनको बढ़ा रही है। हम तो उम्मीद करते थे कि जो भी भ्रष्टाचार जिन जिन विभागों में हुआ है उनके मंत्री, उनके प्रमुख सचिव हटाए जाएंगे। ना तो मंत्री हटाए जा रहे हैं, ना प्रमुख सचिव। तो आखिर भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा ना। किसी के तो संरक्षण में हुआ ना भ्रष्टाचार, तो दोनों में से कोई हटाया नहीं जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही। प्रदेश के लोग इससे बड़ी निराशा में हैं। आपकी बात कंप्लीट हो गई। इस तरीके के कृत्य से बहुत निराशा। अंशु जी, आपको पूरा वक्त दिया गया, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल जी अंशु जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगाया है, जीरो टॉलरेंस की बात जो सरकार कहती है उस पर भी खरी नहीं उतर रही है। शबनम जी, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के उनके जो करीब मंत्री थे, आपने आरोप लगाया है सर। एक चीज शबनम जी इसका जवाब दे रही हैं, जवाब दे रही हैं। अंशु जी, आपकी बारी में नहीं बोले तो मुझे मत दीजिए जवाब। आपके मंत्री ने आप पर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में बात करिए। ये उनके भी आरोप सुन लीजिए, सिर्फ आरोप नहीं है, उन्होंने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। ये प्रमाण है। प्रदेश की जनता तो देख रही है कि आपस में आप लोग भ्रष्टाचार के किस तरीके का ठीक है अंशु जी, आपने आरोप लगा लिया, आपने अपना सवाल पूछ लिया, अब जवाब शबनम जी को देने दीजिए शबनम जी। ये डिबेट चल रहा है अंशु जी, सबकी बारी आती है और अपनी अपनी बारी में बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अंशु जी से आपने पूछा कि अब इन्होंने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए कमर कस लिया और प्रदेश नहीं, पहले शबनम, ठीक है, मैं उस सवाल, अभी भी मेरे जहन में वो सवाल है, मैं उसका जवाब पूछूंगी। शबनम जी, कोई जवाब नहीं आया। नहीं, मैं सारी बातों का जवाब दे रही हूँ, उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया। उस पर बात बताइए ना। स्वाति जी, ऐसे डिबेट नहीं होगा। अगर वो एक तरफा बोलेंगे तो डिबेट नहीं, अभी उसका जवाब मैं उनसे लूंगी। मेरा पहला सवाल उनसे यही था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले आप पर आरोप लगाए, तो ठीक है, पहले आप क्लियर कर दीजिए ये जो आरोप की तरफ से लगाए गए हैं ये कितने ठीक है। निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अब तक अध्यक्ष तो चुन के ला नहीं पाया। केंद्र में भी अध्यक्ष चुनने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता है कि आजकल ईडी पूछताछ कर रही है, दोनों को जेल जाना है, तो इसलिए ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। पर ये फिर बीच में बोलने लगे, क्या बीमारी है अंशु जी? अंशु जी, क्या बीमारी है? आपके अध्यक्षों के बारे में बोलती हूँ तो आप बीच में बोलने लगते हैं। जनता देख रही है किस तरीके से उनको बचाने के लिए सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह के नाम पे। ये सभी लोग जानते हैं। आप जवाब सुन लीजिए। हमारे किसी मंत्री पे आरोप नहीं है, हमारे किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और जो कोई भी आरोप है वो हमारी मंत्री ने खुद उसकी जांच करके बोला है कि किसने कहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है। कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कहीं कुछ नहीं। देखिए, कहीं कोई नहीं है। और हमारे इधर वंशवाद की राजनीति नहीं चलती है, और एक व्यक्ति दो पद लेके नहीं बैठता है। तो इसलिए अगर दो पद था तो एक व्यक्ति रमन सिंह के बेटे सांसद है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, किसी पद का उत्तराधिकारी। अंशु जी, सुन लीजिए स्वाति जी, अगर उन्हें केवल बोलना है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट करिए, एक भाषण का मंच दे दे ताकि वो बोल सके। झूठ नहीं चलेगा चैनलों पर, जनता जानती है सब। इसलिए डिबेट को भाषण का मंच देखिए, वंशवाद पर फिलहाल हमारी डिबेट नहीं है। कोई उत्तराधिकारी, किसी पद का उत्तराधिकारी किसी का बेटा या बेटी। शबनम जी, आपकी बात भी कंप्लीट हो गई हो तो ठीक है। अंशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बीजेपी तो चर्चा कर रही है और 2 से 3 दिन में ऐलान संभव होगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर ऐलान कब सामने आएगा, कब लोग देखेंगे? देखिए, मैं आपकी दोनों बात का जवाब दे रहा हूँ। पहला तो जो शबनम जी ने ये बात कही और उन्होंने भ्रष्टाचार पे कुछ बोला नहीं, इसका मतलब
हम मानते हैं प्रदेश के लोग इस बात को समझ गए कि मैंने तो साहब कहा किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं जो है, इनके मंत्री जो कह रहे थे किसी वो मंत्री सही पे नहीं है। अगर इनका उस पर कोई जवाब और किसी खंडन आता मंत्री तो ने बात कहा समझ में है आती कि है। अरे आप अपना बताइए ना सर, अपना क्यों नहीं बता रहे हैं ना, आप क्लियर कर रहे हैं ना वो क्लियर कर रही है। दूसरा, आप अपना बताइए। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से शबनम समय जी सुन आने लीजिए, अब समय शबनम आने जी सुन दीजिए, लीजिए। चेहरा आपके सामने होगा और मजबूत होगा, सशक्त होगा। और आज भी हम जन मुद्दों पर सर काफी महीनों से ये बात निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से, जल्द होगा, सामने होगा, बहुत मजबूत होगा, लेकिन कब होगा, कब होगा? अभी होगा। पुत्र अरे कोई भ्रष्टाचार के आरोप में थोड़े वो दबाव में इस्तीफा दिया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप चलिए थोड़े बताइए कौन कौन से नाम है अंशु जी, कौन कौन से नाम है जो आपके अरेस्ट की सबसे आगे चल रहे हैं? का तांडव तो चल रहा है दिल्ली में। आप लोग जो सड़कों पे जुटाकर कर रहे हैं वो क्या है? भ्रष्टाचार उन्होंने तो अपनी है। हार की नैतिक ठीक है। जिम्मेदारी ली, हुई इस्तीफा दिया, नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा शीघ्र ही आपको। ठीक है, चंचल जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। चंचल जी, आज तो अखिलेश यादव भी पूर्वांचल दौरे पर निकले हैं आपके यहाँ? आज नहीं, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे। नहीं, आज जौनपुर और बनारस के दौरे पर निकले। हाँ, लगातार 11 जनसंपर्क बजे में को है हमारे निकलना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले तो बताऊं कि जो बीजेपी का जो भ्रष्टाचार, आज के टाइम में बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप अभी एक सर तरफ देखें, सरकार पर बात नहीं हो रही है, संगठन पर बात हो रही है ना। मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूं, क्योंकि जो संगठन आपका, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, बेहतर होगा आप भी अपने संगठन पर शबनम जी या भी आप आप नैतिकता का कंपेयर पाठ कीजिए। पढ़ा रही थी हमें, और प्लीज आप शांत होकर सुने, पहले मैं आप नहीं बोल रहा था, सुन नहीं, लीजिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप शबनम जी, अपने चूंकि आप संगठन जवाब की नहीं दे बात पाएंगे करिए इसलिए आप ना। बीच में बोल रही हैं। आप मेरे सवालों को ले लीजिए, फिर जवाब आप तो मैं दे रही हूँ, आप कोई नहीं दे पाएंगी, भ्रष्टाचार नहीं आप हुआ, नहीं दे कोई पाएंगी। भ्रष्टाचार मैं नहीं वही हुआ, तो कह रहा हूँ कि साफ पहले तौर आप पे मेरे जवाब सवालों दे को रही ले हूँ। लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब नहीं दीजिएगा। सुनना चाहते, जनता स्वाति ने जी, ये आप बताइए, बीच शबनम बोलेंगे, जी, फिर पहले शबनम जी बोलने का सुन मौका लीजिए, दिया सुन जाए। लीजिए, शबनम जी सुन अभी आप लीजिए। मर्यादा की बात कर रही थी, ठीक अभी है, आप आपके पाठ पास पढ़ा रही वापस थी मर्यादा लौटेंगे। की, तो सुन लीजिए। देखिए, मैं स्वाति जी, मैं आपको बताऊं कि जो संगठन है वो भ्रष्टाचार का, जो अभी स्वतंत्र देव जी का इस्तीफा हुआ है, रिजाइन किया उन्होंने, वो भ्रष्टाचार की वजह से रिजाइन किया है। इसलिए सीधा कनेक्शन है भ्रष्टाचार का संगठन से। मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में जो लूट की चर्चा इनके प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है, आपको बताएं, आज के टाइम में पूरे एक एक डिपार्टमेंट में आपको बताऊंगा, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, जितने विभाग इनके हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। आज के टाइम में आप देखो कि कोई, मैं बताऊं, सफाई कर्मी से लेकर के सबसे निचली जो पोस्ट होती है वहां तक भ्रष्टाचार इन्होंने पहुंचाया है। ग्राम विकास, ग्राम पंचायत, सारे के सारे डिपार्टमेंटों में एकदम समझिए कि स्थानांतरण के नाम पे बहुत खुली लूट हुई है। मतलब पूरे आम जनमानस में इतनी चर्चा है कि इनके, आप सोचो कि यहां से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आता हूं उसके ऊपर, आप देखिए जिस तरीके से इनके विभाग के मंत्री, आप सोचिए, जो पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हमारे जितिन प्रसाद साहब थे, उनके ओएसडी साहब, उनके ओएसडी जो है वो यूपीए सरकार से उनके समय ओएसडी रहे, और उनके पुराने बड़े खास आदमी रहे, और वो इसलिए वहां दिल्ली से लेकर के उनको यहां पे लेके आए। और जब दिल्ली से यहां पे लेके आए वो, तो उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा, एकदम समझिए कि उदाहरण पेश किया, और उनको हटाया गया। और इंजीनियर इन चीफ, जो इनके जो डिपार्टमेंट के इंजीनियर चीफ थे, उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया। मेरा सवाल यह है कि जब जितिन प्रसाद साहब को, वो जितिन प्रसाद साहब के संज्ञान में ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो जितिन प्रसाद साहब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और वो कार्रवाई क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के आपकी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरा का पूरा है, लेकिन बीजेपी में एक नैरेटिव है, एक उदाहरण पेश करते हैं कि हमारे यहां जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसका उतना बड़ा महिमा मंडन होगा, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम नहीं करते हैं। ये छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, ये जो है क्या नाम, जो अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, जबकि मंत्री सरेआम लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। आज देखिए स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर जो है, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। जिस प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी मां गंगा ने बुलाया था उनको, उसी प्रदेश में नमामि गंगे को लेकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे। आप खुद सोचिए कि इनके मंत्री स्पष्ट, या तो आप देखिए इन्हीं के मंत्री ने आरोप लगाया है, और पूरे प्रदेश में आम जनता भी जान रही है। आप सोचिए, आम जनता भी जाने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के जनक हो गए हैं ये लोग, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहां से लेकर के, सुनिए स्वाति, आज यहां से लेकर के दिल्ली तक आप देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, शबनम जी जवाब नहीं दे पाएंगी, कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जहां पे भ्रष्टाचार न चल रहा हो, एक डिपार्टमेंट कोई नाम बता देंगे,
चाहे इनका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे इनका क्या नाम आपका स्वास्थ्य विभाग हो। स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ 16 करोड़ रुपए की दवाइयां, खुद हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शबनम पांडे जी बताएं क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर, ये बता नहीं पाएंगी। पशुपालन विभाग में मतलब समझिए कि 10-10, 15-15 गुना ज्यादा जो है क्या नाम है जो रेट थे, 15 से 20 गुना ज्यादा जो है रेट पे खरीद हुई है प्रोडक्ट्स की, ऐसे उपकरण की है, आपकी दवाओं की खरीद हुई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अगर इनके मंत्री कुछ किए हो बता दीजिए। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि धर्मपाल सैनी साहब से किसी ने कुछ बोल दिया, अरे धर्मपाल सिंह साहब से, तो पूरा झल्ला गए। तो चूंकि जब आदमी भ्रष्टाचार किया होता है तो पूरा तुरंत गुस्से में आ जाता है, वो ठीक है, तुरंत ताव में आ जाता है। ठीक है शबनम जी, इसका जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और एक नहीं, दो नहीं, लंबी चौड़ी फेहरिस्त है चंचल यादव के पास में, कैसे जवाब देंगी शबनम जी? और कार्रवाई क्यों नहीं ऐसे नेताओं पर जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं? तो चंचल यादव जी बहुत सही कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करता है झल्ला जाता है। आजकल अखिलेश जी बहुत झल्लाते हुए दिख रहे हैं मुझे हर समय। और जो 95,000 करोड़ का कैग ने कहा कि कहां पैसा गया, कहां खर्च हुआ, इसका कोई रिपोर्ट नहीं है सपा के कार्यकाल का। तो शायद ये सारे जो खुलासा इनके घोटाले के तमाम योजनाओं में दिख रहे हैं इनके समय के, इसलिए आजकल झल्लाए हुए दिखते हैं हर समय सपा के जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और संगठन पे तो ये बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है संगठन तो उत्तराधिकारी को दिया जाता है, कार्यकर्ता और नेताओं को नहीं, पार्टी के। तो जो परिवारवाद वंशवाद वाले लोग हैं वो संगठन पे चर्चा करने से कतराते हैं। आप देख रहे हैं भाग रहे हैं। अभी अवस्थी साहब ने परिवारवाद के बारे में आपको बताया, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पा रही हैं। आप केवल झूठ फैलाना चाहती हैं। आपका परिवारवाद नहीं है, आपके झूठ बोलने में आप माहिर हैं। आप परिवारवाद वंशवाद के आपको गिरेबान में झांकना चाहिए। आप नाम ले पाएंगी जैसा अमित शाह कौन है, आप नाम ले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे नाम थे, नहीं बोलेंगे। जी अखबार भी पढ़ लिया करिए। देखिए उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने आपके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है नमामि गंगे के भ्रष्टाचार। नहीं पढ़ेंगे ये लोग, अखबार पढ़ा करिए। देखिए अखबार की खबर है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपका जो नमामि गंगे भ्रष्टाचार है, आपने कहा मां गंगा ने बुलाया है। आप तो माँ को छोड़ते नहीं, चाहे भारत माँ हो चाहे अपनी माँ हो या गंगा माँ। भाई आज हम लोग भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता टॉपिक हमारी डिबेट का सर संगठन है, प्लीज उसी पर रहिए। भ्रष्टाचार ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगाए, देखिए उसी पर चर्चा रहेगी। विषयांतर आपके पास कोई जवाब नहीं, आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए। नवेद जी, ये बात सही संगठन पर बात हो रही है, संगठन पर बात होगी। आप लोग अपनी पार्टियों से जुड़े चेहरों पर बात कर सकते हैं, लेकिन और टॉपिक को भटकाइए मत, डिबेट को भटकाइए मत। आप बेटे की देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मुद्दों से मत भटकिए। इस बात में ठीक है, आप लोग कोई बात उठा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डिबेट से मत भटकिए। जो मुद्दा है इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के ऊपर आज डिबेट हो रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तय करने जा रही है कुछ घंटों में, कुछ 1-2 दिनों के अंदर। और ये बात भी आज का विषय रही कि क्यों इतनी देर हो गई। आपने एक विषय उठाया कि सिर्फ फुटबॉल तो नहीं है, कि बहुत सारे लोग बनना चाह रहे हैं। ये आपका विषय रहा आज, लेकिन मैं तो इस बात की शबनम जी मानने को तैयार नहीं है। मैं तो तारीफ करूंगा इस वक्त विपक्षी जो पक्ष रख रहे हैं अंशु अवस्थी साहब का, खासतौर से कि किस कार्यकुशलता से, किस राजनीतिक कार्यकुशलता से उन्होंने टॉपिक पलट दिया। और डिबेट करीब 20 मिनट हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भ्रष्टाचार की तरफ उन्होंने पूरी डिबेट पलट दी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रदेश अध्यक्ष कहीं पीछे चला गया। मैं इसकी आलोचना नहीं करता, मैं इसको गलत नहीं कहता हूं। यही एक काम होता है प्रवक्ता का कि वो अपने पक्ष की बात करे, वो सत्ता को वो आईना दिखाए, विषय हो या ना हो। कितनी मजबूती से उन्होंने इस विषय को ही पलट दिया और आप जिस तरह उसको संभालना चाह रही हो आप संभाल नहीं पा रही हो। और उन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे, इस बात को लेकिन भूलना नहीं चाहिए। और मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा, जवाब अंशु अवस्थी इस बात का नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे ठोक बजाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इतनी चर्चा, संगठन गायब, लोकसभा चुनाव जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है कांग्रेस का, राष्ट्रीय दल भाजपा से लड़ने के लिए एक दल कहां है, ताले पड़े हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय में, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं।
और इस बात का जवाब दे रहे हैं। और मैं फिर यही बात कर रहा हूं, ये मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। इसको कहते हैं इतने काबिल लोग होने के बाद भी, 2024 के लिए इतने काबिल होने के बाद भी कांग्रेस की ये दुर्दशा। मुझे तो अंशु अवस्थी जैसा नौजवान प्रवक्ता, जिसने इस वक्त इस भारतीय जनता पार्टी की जो खबरें चलेगी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व के सामने डटकर चुनौतियां किस तरीके से करेंगे और कैसे अपने मुझे तो लगता है कि अंशु अवस्थी जैसे काबिल लोगों को कहीं आगे लाया जाए। इस तरह के तमाम संगठन में लोग होंगे तो दुर्दशा क्यों इतनी देर लग रही है? आप प्रदेश अध्यक्ष किसी जमीन से आप किसी को ढूंढिए, इतना समय क्यों लग रहा? देखिए मेन चीज एक बात और है, जो भ्रष्टाचार की बात, हमारे समाजवादी साथी ने भी उसको आगे बढ़ाया और पूरा डिबेट और पूरा माहौल बदल दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों की, और उन्होंने दलीलें भी दी। मैं उस बात को कतई भी उसको गलत या सही, उस पर कोई मैं तय नहीं कर सकता, उन्हें मेरा हक है। लेकिन ये पलट गया और भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल उठने लगे, सरकार के सामने सवाल उठने लगे। मुझे लगता है कि आने वाले अध्यक्ष के सामने यही चुनौतियां होंगी, क्योंकि सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, दूसरा कार्यकाल है, और इस वक्त जिस तरह के, और ये जो आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अंशु अवस्थी ने या सपा के साथी ने, चंचल जी ने नहीं उठाया है, ये विपक्ष ने भी नहीं उठाया है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों ने ही पहले उठाया था। कांटों से भरा ताज ये सिरा उठा है, के आपको दे दिया है, और इसीलिए वो दलील दे रहे हैं, वो कोर्ट के फैसले दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब कहीं ना कहीं जो मरा हुआ विपक्ष जिसको कहा जा रहा है, उस पर ताकत कहीं अब तो आएगी और आती दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। और ये भ्रष्टाचार मुद्दा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सही है गलत है आरोप, ये सरकार के बीच से उठाया जा रहा है। उसके बाद भी अगर विपक्ष उसको मजबूती से नहीं उठा पाए तो मुझे लगता है कि सचमुच मरा हुआ। ठीक है अंशु जी, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात कांग्रेस को लेकर कही, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष की फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश को लेकर जो बात हो रही है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया उनके लिए। इस सरकार से दो हाथ किए हमने सड़क पर भी और सदन में। कांग्रेस को शायद ऐसा मिला नहीं है। जमीन पर आपकी स्थिति अंशु जी बहुत कमजोर हो चुकी है, जमीन पर कमजोर नहीं, ध्यान को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस प्रदेश में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, या महिलाओं के साथ अत्याचार हो, अगर सबसे मजबूती से कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी लड़ी। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। ये अलग बात है कि हमने चुनाव में धर्मगत राजनीति नहीं की, हमने जन मुद्दों की राजनीति की। जनता को भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं धर्म की राजनीति की तरफ मोड़ने में सफल रही। लेकिन हम फिर से आपको यकीन दिलाते हैं कि जनता को अपने मुद्दों पर आना पड़ेगा। बिना अपने मुद्दों पर आए ना तो उनका विकास हो सकता है, ना देश का विकास हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि भाजपा का विकास हो सकता है, भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन आप देखिए ना बनने के बाद क्या हो रहा है। हर एक विभाग में लूट मची हुई है, लूट। हमें आश्चर्य है कि स्वतंत्र देव जी भ्रष्टाचार विभाग में करते हैं और इस्तीफा संगठन से देते हैं। इस्तीफा तो उनको नैतिकता के आधार पर, जब उनके मंत्री ने आरोप लगाए थे उसी समय उनको अपने मंत्रालय से देना चाहिए था। इस्तीफा वो संगठन से देते हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम जन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति में धर्म मानते, लेकिन धर्म को हम राजनीति में हथियार नहीं बनाते। हम जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे। भाजपा चाहे जितना दुरुपयोग करे, जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, लगातार अपराध क्यों बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार आपके मंत्री कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए। चरित्र वाले लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि नेशनल हेराल्ड में जिस तरीके से पूरे देश भर से कांग्रेसी नेशनल हेराल्ड का मामला पूरे देश ने देख लिया है। नेशनल हेराल्ड से आपको नफरत इसलिए है क्योंकि वो देश की आजादी का अखबार है। आपको आजादी के आंदोलन के हर एक चीज से आप नफरत है, क्योंकि आप आजादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। आप लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो आपको हर एक आजादी के आदमी से, आजादी के अखबार से, आजादी के स्मारकों से नफरत है। इसीलिए आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताते हैं, इंदिरा गांधी को बताते हैं, महात्मा गांधी को बताते हैं, लेकिन सावरकर और गोडसे को नहीं बताते जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। उनकी भी बात करिए। और जो आरोप भ्रष्टाचार का उत्तर प्रदेश सरकार पे लगा रहे हैं वो हमारी हम नहीं लगा रहे, आपके मंत्री लगा रहे हैं। हम आप लोग जैसी पार्टी नहीं है कि भ्रष्टाचार को सत्ता में रहते हुए समर्थन देते हैं।
आप समर्थन देते रहे भ्रष्टाचार को लगातार। अरे समर्थन नहीं, आपके मंत्री सीधे कह रहे हैं कि लूट हुई है, उनकी कोई सुनी नहीं जा रही। अरे समर्थन आप चाहे जितना दो, आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, उन्हें जो शंका रही उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने बोला और उस पर जांच चल रही है। हमारी शंका नहीं, उन्होंने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया, इस्तीफा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हम समर्थन इस्तीफा दिया है। हम भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं देते। जीरो टॉलरेंस इससे बड़ा समर्थन और क्या होगा? 37 साल भ्रष्टाचार के आरोप में ना तो प्रमुख सचिव हटाए गए, न मंत्री हटाए गए। इससे बड़ा समर्थन और और क्या हमारे चाहती हैं आप? सत्याग्रह को जनता ने माना और हमें इससे ज्यादा और सरकार में क्या लाया। समर्थन करेंगी और आप? यही ठीक है, चंचल वजह है यादव कि जी भी इस पर कुछ किसियानी कहना बिल्ली चाह रहे हैं, खंबा कुछ बोलना नोचे चाह रहे हैं। जैसा- चंचल जी अपनी बात कीजिए। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा आप लोग प्रहार ठीक है, कर रहे हैं, वापस लेकिन लौटेंगे। आपका प्रहार मैं 10 निराधार है। सेकंड हम लूंगा, जीरो टॉलरेंस मैं 10 सेकंड से लूंगा, काम करते मैं हैं। 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, कंप्लीट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब 26 मई 2014 को केंद्र में सरकार बनी थी, सबसे पहला निर्णय हुआ था कि काला दिन 100 दिन के अंदर लाएंगे। एसआईटी गठित हुई थी। आज तक काला धन भाई, क्या हुआ? आप अपने SIT की नेशनल क्या हेराल्ड रिपोर्ट में आई? जो घोटाले वो नाम हुए हैं, सार्वजनिक क्यों नहीं उसको हुए? बताइए सबनम ना। जी बताए ना। आज भारतीय जनता पार्टी सबनम जी के से तो प्रदेश तमाम और देश कार्यक्रम जानना अपने चाहता हैं। है आप कि हमारी काला धन योजनाओं रखने पे वालों की बोलने से सूची कतराते सार्वजनिक हैं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि बताइए आपको शबनम पता जी। है हमारी और बेहतर योजनाएं रहेगा सर कि रखने संगठन वालों पर की ही बात सूची 100% सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? उतरती है। बताइए। आपके पूर्व बताइए सार्वजनिक प्रधानमंत्री क्यों के नहीं अंशु जी, हुई? क्योंकि शबनम भाजपा जी के वापस नेताओं के लौटिए। नाम है उसमें। 95 पैसा रास्ते में खा जाते हैं और 15 भाजपा पैसे के पहुंचते नेताओं के हैं। नाम है उस काला धन की आज सूची में, देखिए, इसीलिए शबनम जी के पास कोई जवाब नहीं है। के लिए डीबी शबनम जी के पास आज कोई जवाब नहीं है, जवाब दे भी नहीं पा रही है। बताइए। जहां तक अवस्थी साहब आपने नैतिकता की बात करी, बीजेपी की नैतिकता की बात करी, तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा उधर की बात कर हूँ। रही लोगों है। के अंदर नैतिकता काला है ही धन नहीं। रखने वालों की सूची बीजेपी अब तक के अंदर सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? देश जानना बीजेपी के चाहता अंदर है। नैतिकता अगर होती तो आप लोग तो ये अपने लगाइए ना। मुख्यमंत्री मंत्री को हटाते, ये अपने जो है पशुपालन मंत्री को हटाते, ये अपने जो है क्या नाम है नमामि गंगे जो क्या नाम है आपके जो स्वप्नदेव सिंह साहब उनको हटाते, जिससे भ्रष्टाचार हुआ है। इनके जल शक्ति मंत्री को हटाते, लेकिन उन्होंने हटाने का काम नहीं किया। इनके यहाँ जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसको उतना बड़ा सम्मान देने का ही काम करेंगे। और आपको बताऊं, हटाने की बात कर आप रिकॉर्ड उठा के देख आप लीजिए, तो प्रजापति को मंच में लेके सबनम जी घूमते थे। पूरे हिंदुस्तान में आज वो जितने कहा बड़े बड़े है, भ्रष्टाचार हुए सलाखों के होंगे पीछे सुप्रीम वो कोर्ट उस के मंत्रियों को कहने आगे पे प्रमोट करने का आप काम उस पर किया आपकी बात सरकार करिए ने। ना। वो आपके आप कई तो सारे कहीं उदाहरण मैं आपको समर्थन पेश नहीं कर देता देते हूँ, भ्रष्टाचार सुन को। लीजिए। और किसी भी मंत्री आप पे जहां तक बात अभी बता रही थी भ्रष्टाचार वंशवाद की नहीं बात है। कर रही थी, आप एकदम मैं गलत कई बार आपको तथ्यों जवाब दे को चुका हूं, मत उसकी बात पे रखिए। नहीं आऊंगा। जिन पर दूसरी चीज सुन भ्रष्टाचार लीजिए, का आरोप होगा, अभी आप उन्हें स्टार्टिंग में बाहर डिबेट जब हो कर रही थी, लीजिए। आप मर्यादा का पाठ पढ़ा रही शबनम जी, थी, सुनिए, लेकिन तब आपने मर्यादा का आप ध्यान नहीं रख रही हैं। आप देखिए 30-30 आप सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग अपनी बात अभी clear कीजिए। आप कैग की ठीक है, रिपोर्ट की चंचल बात जी, कर रही आप थी सुनिए। 2014 में। इनके सुन लीजिए पास सबनम जी, संगठन में मैं आपका बोलने जवाब के दे रहा हूं, लिए सुन तो कुछ लीजिए। नहीं आप है। सुनने की तो हिम्मत संगठन- रखिए। मेरी मुझे पता है बात क्यों का- झूठ बोल आपकी रही हैं बात का जवाब दे रही हूँ। सुन बीजेपी लीजिए में आप। केवल झूठ का आपकी प्रचार किया बात जाता का है। जवाब दे रही आरएसएस हूँ। में कहा जाता है कि एक झूठ को अगर 10 बार बोला जाएगा वो झूठ सच हो जाता है, तो आप वही ट्रेनिंग लेके आप लोग आते हो। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, आपने कैग का जिक्र किया तो मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। 2014 में जब आपकी सरकार जो मोदी जी की सरकार बनी थी तो 54,000 करोड़ रुपए का कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर। आज के टाइम में 1,39,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है। 1,39,000 करोड़ रुपए का। जब मोदी जी सुन ने लीजिए, कारोबार संभाला था, विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। आप सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए शायद आपको पता नहीं है, आज के टाइम में उस समय मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा। आज के टाइम में हिंदुस्तान का कंपैरिजन आप पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग करते हैं। आज आपने जिस आपने 50 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया, आज सबसे न्यूनतम 45 साल के न्यूनतम दर पे बेरोजगारी है। लेकिन ठीक है चंचल जी, आप समझिए जी, ना, आप चंचल जी एक सुन महंगाई की बात कर चंचल लो, जी आप मेरा सवाल भी सुन भ्रष्टाचार की लीजिए। बात कर लो आप। अरे चंचल जी ठीक है, आप लोग बहुत सारे आरोप महंगाई लगा रहे हैं। विश्व में ठीक है जिस शबनम जी, तरीके आप भी से सुन भारत लीजिए। ने बहुत संभाल के ठीक है, रखा। आज दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हिंदुस्तान खरीद चंचल रहा जी है। सुनिए, चंचल जी सुनिए, आरोप और बहुत आपका सारे आप लोग कमल लगा रहे हैं, लेकिन आप- एक्सपेरिमेंट आपका तो जो लगातार आम- बीजेपी कर रही आम है और आदमी इस की जो रोटी एक्सपेरिमेंट थी, में सफल भी दूध, हो रही है दही, घी, बीजेपी। उन सब पे आपने जीएसटी लगा दिया। ठीक है, बीजेपी शायद आप लोग सुनना नहीं चाह रहे। नवीद जी, मजबूत अर्थव्यवस्था है। जब हमने देखिए, आप- कहीं आप केवल झूठ फैलाने का काम कर रही है। नवीद और जी, अरुणाचल सवाल- प्रदेश और लद्दाख, चंचल जी, लद्दाख में चाइना अपना गांव बसा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी मौन है, चंचल जी मौन किसी धारण कर दूसरे लिए को भी हैं।
हम ये कह रहे हैं कम से कम आज के टाइम में इन बड़े मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। आज सोचो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चाइना गांव बता लिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार का आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप झूठ के लिए लाल किले की प्राचीर आप लोग आप लोग एसी में लड़ना जानते हैं, लेकिन बड़े मुद्दे पे बात नहीं अब आगे एसी में आप 40 सालों से एसी से बाहर निकलिए मैडम, पड़ी रहती है, केवल आप पैसे की बंदर एसी पीछे आपके पीछे खिड़की में दिख रहा था, एसी में अभी देख रहा था। आप अपने जिस रूम में बैठी है पीछे एसी चल रही है आपके, मुझे लगता आप एसी की बात कर रही हैं। राष्ट्रीय नेता नहीं आप लोग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके राष्ट्रीय सवाल ये है कि चीफ फ्रॉम होगा, बहुत सारे नाम बताइए ना। दिनेश शर्मा के सामने आ रहे हैं, मुझे लगता श्रीकांत है शर्मा। चंचल देखिए जी, हम लोग संगठन पर बात कर रहे हैं, देखिए आप टॉपिक ये चंचल जी, संगठन की बात चंचल जी आप डिबेट को किसी और तरफ बात कर रहे हैं, अपने रूम की एसी हटाइए, आपने रूम में एसी बंद कर दीजिए, आपने रूम के पहले एसी ठीक है भाई, एसी सब इस्तेमाल करते हैं, कौन सी पार्टी का नहीं आप करता? मुझे बताइए ना, एसी की बात कर रहे हैं आप, कौन दूर में खड़ा होता है बताइए? आप अपने पार्टी किसी एक नेता का नाम बताइए जिसने पूरे प्रदेश में गांव-गांव अखिलेश जी के पास बड़ा वाला एसी है, इसलिए चर्चा ज्यादा चंचल होती जी है। थोड़ा शांत हो जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव-गांव साइकिल चलाई है। आज कौन सी ड्रिंक पी कर आए हैं आप? अब एक अखिलेश जी के साइकिल में एसी लगा है हेल्दी वाली ड्रिंक पी कर आए, और थोड़ी हासिल देर के झूठ लिए बोलने में शांत हो माहिर जाइए, हैं, थोड़ी लोगों को देर गुमराह के लिए करने में शांत माहिर हो हैं। जाइए, आज बात चंचल जी। भ्रष्टाचार की हो रही तो आपकी बोलती बंद अच्छा हो गई सुनिए, है। चंचल जी कुछ शांत बात हो उनके जाइए, विषय पे हो शबनम जी जाने शांत हो दीजिए। जाइए। देखिए अगर आपको ये आवाज करवाना पड़ेगा। शबनम जी आप तो चुप हो जाइए, आप सत्ता पक्षी है, आपके शबनम जी संगठन की शांत बात हो आज कर मेरे रहे जाइए, हैं। पास कोई कम से जवाब कम नहीं है, आप आज ये तो बोल बोलने नहीं का पा मौका रही दीजिए। है क्योंकि नहीं, भ्रष्टाचार का मेरे इनको पास पता है हम क्या सर, बोलेंगे। आप कंटिन्यू देखिए ऐसा है, बोलने ये के बात लिए सही भी है बहुत कि लोग बोल रहे हैं, संगठन की तो बात ये नहीं समय हो मेरा पाई, दाल विषय आरोप से के कहीं लिए ना भी कहीं बोलने भटका के लिए गया। भी है। लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो उसमें बड़ा रोल रहता है उत्तर प्रदेश का, इतनी सारी सीटें। आप ये बताइए कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होगा लोकसभा चुनाव का। और लोकसभा चुनाव बहुत आसान कहा तो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन बहुत आसान है नहीं, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी, डबल इंजन की सरकार है। आप ये मान के चलिए उम्मीदें इतनी ज्यादा रही, लगभग 10 साल हो गए, महंगाई बेरोजगारी है, इस बात में कोई शक नहीं। और जो यहाँ का जाति का समीकरण है वो अभी तक तो थामे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ब्राह्मण नाराज होता है, कभी पिछड़ा नाराज होता है, कभी दलितों को अपने साथ में लेके चलना होता है। जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो एक सामंजस्य बनाने की ताकत रखता हो सरकार और संगठन के बीच में, क्योंकि सरकार में नाराज होने वालों की एक परेड हो रही है, कभी कोई नाराज हो रहा है और ऐसा होता भी है, उम्मीदें ज्यादा होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार पुराना कोई स्थापित परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो परिवार है या संगठन का जो परिवार है, ये इधर उधर बिखरे हुए दूसरे पार्टियों से, दूसरे संगठनों से सब मतलब समेटे हुए लोग हैं। और जब उनकी अपेक्षाएं, अति अपेक्षाएं हैं उनको लगता होगा कि सरकार में हमें तो हमारा ये लाभ हो, वो लाभ होना चाहिए, उनका घर भी है, उनका समाज भी है, उनका परिवार भी है। जब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बगावत होने लगती है, और उसको संभालना प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो बहुत बात संगठन स्तर पर ना कहकर हाँ। सीधे अमित शाह तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल। और देखिए मुझे एक चीज और लग रही है, मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या हो गई है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ऊपर जो बहुत उम्मीद थी कि छोटे छोटे, जिस तरह उसने अलग अलग जातियों के छोटे नेताओं और संगठनों को साथ में लेके एक छाता तैयार किया था और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती खड़ी की थी, वो कहीं से खतरा कहीं ना कहीं भाजपा का कम इसलिए हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव जी उसको संभाल नहीं पाए। अब लगने लगा है कि उनके अंदर एक गठबंधन को संभालने की नेतृत्व क्षमता कम है, ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया और इसके सबूत आ गए। हाँ। तो भाजपा को अब लग रहा है कि अलग अलग छोटी जातियों के जो अलग अलग छोटे संगठन है उनको हम अपने छाते के नीचे फिर एक बार लाएंगे, जैसे इससे पहले भी लाए थे, जो एक अखिलेश यादव के विश्वास पे। अच्छा, दूसरा दिनेश शर्मा जी का नाम इसलिए तेजी से आने लगा है, कारण क्या है कि दिनेश शर्मा जी को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। शर्मा जी का एक बड़ा एक रिकॉर्ड है, वो एक खाटी नेता है, वो संगठन से जुड़े रहे हैं, वो संघ से जुड़े रहे हैं, वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, और वो डिप्टी सीएम होने के बाद उनको हटा दिया गया, तो उनको बिल्कुल जमीन पर थोड़ी बैठाया जाएगा। की कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए ये उम्मीद हो रही है कि इसलिए तमाम, देखिए सारी बातें धरी की धरी हम लोग की रह जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नाम चुनती है, लेकिन फिर भी शर्मा जी का नाम इसलिए चल रहा है कि अगर उनको ये नहीं दिया गया तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल पैदल, उनको कुछ भी नहीं, जीरो।
तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनकी एक छवि, साफ सुथरी छवि भी है, तो शायद उनका भी उस कतार में ठीक नाम है। है। चंचल जी, बीजेपी की रणनीति काफी क्लियर है और देखिए आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरीके से बाय इलेक्शन हुए, नतीजे आए, आपने देखा। आपके गढ़ में इसे इन बारी बीजेपी ने की, आप क्या स्ट्रेटजी है आपके सामने, किस तरीके से टैकल करेंगे 2024? देखिए स्वाति, जहां तक गढ़ की बात है, गढ़ एकदम कायम है। बस उपचुनाव की जहां तक बात, आपको ध्यान होगा उपचुनाव गोरखपुर में भी हुए थे, फूलपुर में भी हुए थे, कैराना में भी हुए थे। तो चुनाव में ये सब चीज़ चलती रहती हैं, लेकिन आज के टाइम में समाजवादी पार्टी में जो हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान जो है लोगों को जोड़ने में लगा हुआ है। आज आप देखोगे जब प्रदेश में जब क्या नाम फाइनल चीज़ें हो रही हैं, आप देखोगे संगठन बहुत मजबूत से खड़ा होने जा रहा है और एक एक गाँव में लोग पर्ची लेके पहुंच रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बिलीव करो, कम से कम करोड़ों की संख्या में सदस्य बनेंगे उत्तर प्रदेश से केवल। और जहां तक हमारा जो है बीजेपी की बात हम लोग कर रहे हैं, आज के टाइम में बीजेपी में भ्रष्टाचार चरम पे है। आपने देखा होगा कि इनकी आप आज सुन लीजिए शबनम जी, अभी आप स्टार्टिंग में नैतिकता की बात की, इसलिए नैतिकता तो है नहीं। आज आप देखिए, आज आप देखिए यहाँ से लेकर दिल्ली, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार लूट हुई है, उसके बंटवारे की लड़ाई चल रही है, उसके बंटवारे की लड़ाई चल रही है। बता दूं आपको पहली चीज, और मैं आप अभी ईडी विजिलेंस की नाम ले रही थी, मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर जब आरोप लगता है तो ईडी आपकी कहां चली जाती है, आपकी सीबीआई आपका विजिलेंस कहां चला जाता है, वो कहां छुप जाता है। और जब विपक्ष में किसी नेता के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आपकी ईडी जो है तुरंत फ्लाइट से पहुंच जाती है, नहीं तो फिर नाव पकड़ लेती है। तो मेरा ये सवाल है, आप मुझे बताइए कि आपके जो सरकार में जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच आप कब कराओगे, उनको बर्खास्त आप कब करोगे? जो जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जनता आप सवाल पूछ रही है कि आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है और दो लोगों को सस्पेंड भी किया है, आप इंजीनियर चीफ को सस्पेंड किया गया है, ओएसडी को हटाया गया है, भ्रष्टाचार एकदम स्पष्ट है। और आपकी सरकार के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सवाल ये है। ठीक है, एक रिएक्शन अंशु जी से भी ले लेते हैं इस पर। जहां तक संगठन की बात हमारे है, संगठन आप देखो आज के टाइम में हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। अब एक एक जिले से जो है हो करके पूरे प्रदेश में दौरा होने का प्रोग्राम चल रहा है। अभी आपने देखा कन्नौज का, आपने आज देखिए जौनपुर का है, आने वाले समय में और भी बहुत सारे जिलों का दौरा होगा और संगठन को बहुत मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, ये तो रही सपा की बात। कांग्रेस की तरफ से फिर अंशु जी वही सवाल, क्या तैयारियां की जा रही हैं? नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, आप लोग बूथ को कैसे मजबूत बना रहे हैं? सचिव हैं और हमारी जो प्रभारी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, प्रत्येक जनपदवार संगठन को लेकर उस पर काम हो रहा है। तैयारियां क्या होनी चाहिए उसको लेकर सारे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सारे विषयों को भी हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं और उसके साथ संगठन में कहां पर किस व्यक्ति को बिठाना है उसको लेकर भी तैयारी चल रही। आपको अगले एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरी चाक चौबंद संगठन नजर आएगा और कांग्रेस पार्टी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ रही जनता के मुद्दों पर और प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद और मजबूती से हम लड़ेंगे। आप इस पर भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, प्रदेश के लोगों। नवीन जी, इस पर एक रिएक्शन आपका भी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी लगातार मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है 2024 के लिए। आपको क्या लगता है नंबर 1 पर कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो संगठन की गतिविधियों में पूरी तरीके से एक्टिव हो और 2024 में बीजेपी पूरी तरीके से उसका फायदा बना सके? देखिए, कोई नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो नाम लिया जाता है वो नहीं बनाया जाता है, इसलिए वो बेमानी नहीं, कुछ तो अटकलें होंगी, कुछ कयास होंगे आपकी तरफ से कुछ एक नामों को लेकर। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का कोई ना कोई होगा। और दूसरी बात जो अंशु जी ने कही, मुझे भी अब ये लगने लगा है कि ये शायद इंतजार हो और जिस स्वरूप में जिस तरीके से भाजपा का जो अध्यक्ष तय होगा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में मुझे लगता है कि कांग्रेस तुरंत जो है वो तय करेगी क्योंकि वो जिससे लड़ना है उसका भी एक देखा जाता है कौन सेनापति पर आया गया है। हम वो गुण हमारे वो जाति का हो चाहे कोई किसी किस्म का भी हो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद एक 8-10 दिन के अंदर कांग्रेस का भी प्रदेश अध्यक्ष तय हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भी, हमारे साथी ने बात भी कही, प्रदेश अध्यक्ष का कोई जिक्र ही नहीं होता है, नाम ही नहीं कोई लेता है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है शबनम जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे 10 सेकंड में मैम, इस पर जवाब दीजिएगा। सवर्ण, ओबीसी या फिर दलित आपके हिसाब से?
देखिए, हमारे संगठन में तमाम वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकुशलता के अगर कसौटी पे कसा जाए तो सब एक से एक वरिष्ठ है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने को हैं और जिनका नाम चल रहा है, और जो भी प्रदेश अध्यक्ष आएंगे बहुत कुशलता के साथ संगठन को चलाएंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया, समय नहीं इजाजत दे रहा है इस डिबेट को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। 10 कदम में इतना ही, दीजिए इजाजत।